अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि जब भी आप किसी भी यूरोप कंट्री में पॉलिटिकल स्टे ले लेते हैं तो आप के क्या क्या राइट्स हैं और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। क्योंकि नए लोग जो आते हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं होता और वो आके इधर पॉलिटिकल स्टे ले लेते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको बनती है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टे का मतलब तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये है कि आपको अपनी जो कंट्री है उसमें आपको अपनी जान का ख़तरा है। आपकी जो है ना ज़िंदगी उधर ख़तरे में, और आपने इधर आके पॉलिटिकल स्टे लिया है कि आप उधर वापस नहीं जा सकते। ये इसका जो है ना मेन खुलासा है। अब हम सिर्फ इटली की बात करेंगे कि इटली में ये चीज़ कैसे वर्क करती है। जैसे कि मैंने अभी ये स्क्रीन में स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि इटली में ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। अच्छा, वर्क करने के लिए आपको पहले जब आप इटली आ जाते हैं, इसके दो रास्ते होते हैं। दो रास्तों के ज़रिए लोग इटली में आते हैं। एक तो लोग आते हैं जो है ना लीबिया के ज़रिए, यानी बाय सी, और दूसरा आते हैं बाय रोड किसी भी कंट्री से होते हुए। जो बाय सी आते हैं, जब वो इटली में आ जाते हैं तो उनको इटली की जो एसोसिएशन है जो वर्क कर रही हैं, रेड क्रॉस वाले या और भी दो तीन ह्यूमन राइट्स वाले, जिसमें ये इन लोगों को समुंदर के ज़रिए से आपको समुंदर से बचा लेते हैं, यानी कि आपको सेव कर लेते हैं। उस आपको एक मेन इनकी हॉट स्पॉट होती है जिधर ले जाते हैं, जिधर आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो है ना आपका उधर फर्स्ट मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपकी जो ये ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद आपको ये एक उनकी मेन हॉट स्पॉट है उधर रख देते हैं, जिसको हॉट स्पॉट का नाम दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उधर पॉलिटिकल स्टे अप्लाई कर देते हो, या आप उधर पॉलिटिकल स्टे अप्लाई नहीं करते। पहले बात करते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करोगे तो इटली वाले, नहीं अप्लाई करोगे तो इटली वाले क्या करेंगे? आपको वो इर्रेगुलर करार दे देंगे। उसके बाद उनका एक मेन डिपोर्ट सेंटर होता है जिससे CPR का नाम दिया जाता है, वो उधर आपको ले जाएंगे। उधर उसके बाद आपको रिम्पत्रियातो कर देंगे, यानी आपको आपकी कंट्री वापस भेज देंगे। ये तो उन लोगों के लिए होगा जो लोग पॉलिटिकल स्टे नहीं लेते। अब बहुत ज़्यादा लोग इधर पूछेंगे इटली में तो डिपोर्टेशन बंद है। नहीं, मैंने डिपोर्टेशन बंद नहीं, सिर्फ ये उस वजह से है कि अगर आप इधर पॉलिटिकल स्टे नहीं लेते तो फिर वो आपके साथ क्या करते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इधर पॉलिटिकल स्टे ले लेते हो तो फिर आपके साथ क्या होता है। फिर आपको जो है ना, जब आप पॉलिटिकल स्टे का नुमाइंदा करते हो तो हॉट स्पॉट से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनके जो फर्स्ट अकोलियंसा का नाम होता है कास, उसमें आपको भेज देते हैं। ठीक है। अब कास में पहले आपको भेज देते हैं। कास के बाद एक इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है जिसे स्प्रार कहते हैं, और अभी साई का नाम दिया जाता है, वो वर्क करते हैं। ठीक है, आपको कास में रखा जाता है। कास में आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो आगे हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके मेडिकल आपको कराना ज़रूरी है और क्या आपको लीगल डॉक्यूमेंट के लिए क्या आपको करना चाहिए, वो इसी वीडियो के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाए। तो ये सिर्फ मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब जब आप कास्ट में होते हैं तो कास्ट से जब आप इरेगुलर होते हैं, यानी आपका कमीशन होता है और रिजेक्ट हो जाता है, तो वो दोबारा आप इरेगुलर करके दोबारा फिर आपको CPR में भेजेंगे। CPR से आपको अपने मुल्क भेज देंगे। अगर आपका केस पास हो जाता है तो फिर आपको एक प्रोटेक्शन स्टे इधर मिल जाएगी, जो कि अभी 3 किस्म की हैं: asilo politico, sussidiaria और protezione speciale, या calamita, जो या कूरे मेहदी के, इस किस्म की आपको सुजोड़ दी जाती है। ओके। अब रिक्वेस्ट अज़ील करने से पहले और इनके कास्ट में भेजने से पहले मैं बताता चलूँ कि याद रखना, आपको ये इटली में रखने की बजाय किसी और यूरोप कंट्री में भी भेज देंगे। लेकिन जो ये मेरे हम ज़ुबान मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया वाले, वो ये ना इन कंट्री को बहुत कम भेजा, इन कंट्री वाले लोगों को बहुत कम भेजा जाता है किसी और यूरोप कंट्री में। उधर सिर्फ उन लोगों को भेजा जाता है जैसे सीरिया, एरिथ्रिया, उसके बाद इराक,
इन लोगों को किसी और यूरोप कंट्री में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनका एक लहदा भी प्रोसेस होता है। अगर आपने वो भी समझना है तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा बाद में कि ये इनके मुल्कों में भी जाके, इनकी कंट्रीज़ में भी जाके इन लोगों को बाय एयर भी लेके आते हैं पॉलिटिकल स्टे लेने के लिए, जिसका एक मेन कैंप रोमानिया के शहर तिमिशवारा में अरादिया के नाम से मशहूर है। उसके बाद ये तो आपकी होगी बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। यानी दो स्टेप होते हैं, अजील कर लो या अजील ना करो। जब आप अजील इधर कर लेते हैं, अभी हम उस पर बात करते हैं कि जब आपने इधर पॉलिटिकल स्टे ले लिया तो फिर आप जो है ना इधर इनके मेन हॉट स्पॉट से निकल के आप कॉस प्रोजेक्ट में जब आ जाते हैं तो फिर आपने क्या आपके साथ दो किस्म के ये आपके साथ स्टेप करते हैं। एक को लीगल और एक को सैनिटारिया का नाम दिया जाता है। लीगल में आपका सारा जो है ना पुलिस स्टेशन का प्रोसेस होगा और सैनिटारिया में आपका सारा मेडिकल जो जो आपका होना है वो होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी वीडियो को देखना है और समझना है कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, आपके साथ होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पेपर साइन कर रहे हो ये वीडियो देखने के बाद और क्या हो रहा है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बताता जाऊंगा कि फ़र्स्ट आपके साथ क्या होगा। जब आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर लग जाता है उधर आप अपना सरनेम और नेम और डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ सब कुछ इनको दे देते हो। याद रखना कि जब भी आप इधर पॉलिटिकल स्टे लें किसी की बातों पे ना आए, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से लिखवाएं। अब पाकिस्तान में लोगों को अक्सर इस चीज़ की मुश्किल पेश आती है कि उधर हमें कभी सर नेम और नेम में हमने कभी कोई फ़र्क नहीं किया होता। जैसे इधर इसको नोमे और कुनियोमे का नाम दिया जाता है। मैं आपको एक शॉर्ट सा फार्मूला बताता हूँ इधर ही कि आप नेक्स्ट जब भी आपको ज़रूरत पड़े, नए लोग जो मेरी वीडियो देखेंगे उनको पता लग जाएगा कि कुनियोमे क्या है और नोमे क्या है। याद रखना हमारे पासपोर्ट पे जो ऊपर नाम लिखा होता है उसे कुनियोमे कहते हैं और नीचे वाले को नोमे कहते हैं। ये होगी बात क्लियर। आपने अपने नाम और पता बिल्कुल ठीक इनको लिखवाना है, उसमें कोई गलती नहीं करनी, किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर चाहे तो आप इनको पासपोर्ट की कॉपी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो। ये मत सोचना कि इनके पास पासपोर्ट की कॉपी आ जाएगी और आपको डिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कल को अगर आपके पास पाकिस्तान वालों के पास अगर उनको सुसीडियर या सुजोर भी मिल जाए तो फिर भी ये उनको अपना पासपोर्ट रखने की इजाज़त है, सवाए अजीलो पॉलिटिको से। ये बात तो क्लियर होगी। अब फर्स्ट आपका स्टेप जब आपकी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने कर लेनी है तो आपको उन्होंने एक मेन अपने कास्ट प्रोजेक्ट में भेजना है हॉट स्पॉट से। अब कास्ट प्रोजेक्ट में इनके पास जो अगर आपको समुंदर वाली साइड से इन्होंने सेव किया तो उसके बाद ये आपको ट्रांसफ़र करते हैं मुख्तलिफ इटली के छोटे छोटे शहरों में जिधर ये प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। ठीक है, जब आप उस प्रोजेक्ट में आ जाते हो तो फिर आपका प्रोसेस होता है जिसे नाम दिया जाता है एरोडॉक। एरोडॉक एक ऐसा इनका साइंटिफिक सिस्टम है जिसका नाम है, जिससे ये आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी हाइट, आपके आई प्रिंट और आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, ये सारा कुछ आपका डाटा लिखते हैं, जिसे शांतिफिका का नाम दिया जाता है। पुलिस शांतिफिक जो आपकी सारी ये आपको सर्च करके अपना एक डाटा बेस है जो दुगलन में इनका होता है, जिसमें आपका चेक करते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपके नाम का या आपकी हाइट का या कोई आपसे मिलता जुलता कोई क्रिमिनल बंदा तो नहीं है। ये लोग इसको चेक करते हैं। जब आपका वो सारे अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने से कर लेते हैं तो उसमें ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो आपके फिंगर उधर हो चुके होते हैं, जब आपको ये समुंदर से सेव करते हैं तो उधर आपके फिंगर लेते हैं। उधर डिजिटल तरीके से भी फिंगर लेते हैं तो दूसरे नॉर्मल तरीके से भी हाथ पे स्याही लगा के वो भी फिंगर लिए जाते हैं, लेकिन वो भी फिंगर ही होते हैं। कभी ये ना समझना कि वो कच्चे फिंगर है और पक्के फिंगर है। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों ने ही ये नाम बनाया होता है कि मेरे कच्चे फिंगर हुए हैं, पक्के फिंगर नहीं हुए। नहीं भाई, वो भी पक्के ही फिंगर होते हैं, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसका भी रिकॉर्ड निकल आता है। जब आपका जो है ना एरोडक आप हो गया, एरोडक से के बाद आपको अगर तो साइंटिफिक पुलिस उसी दिन ही आपको जवाब दे दे तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा जिसे बोलेंगे फर्स्ट इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं, और इटालियन उसे कहते हैं C3 यानी चीतरे।
C3 एक आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपने बताना होता है कि अपना नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, वालिद का नाम, वालदा का नाम, उसके बाद आप शादीशुदा हैं, बेगम का नाम, बच्चों का नाम, अगर आपने कोई मिलिट्री सर्विस की हुई है उसका, आपने जो स्कूल पढ़ा हुआ है उसका बताना है। उसके बाद आपकी कोई भी ऐसी पॉलिटिकल या किसी भी मजहबी या किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ है उसका आपने बताना है। वो आपकी बेसिक एक इंफॉर्मेशन आपकी बेस बना रहे होते हैं और यही फर्स्ट स्टेप होता है जिधर आपने बिल्कुल सही बताना होता है। दूसरा आपसे मांगेंगे एक शॉर्ट सी अपनी स्टोरी कि किस वजह से आप अपने मुल्क को छोड़ के इटली में आए हो, वो भी आप दे सकते हैं रिटर्न में लिख के, अच्छा होता है। लेकिन याद रखना जो आप बताएंगे वो ही नेक्स्ट मिशन में आपने बतानी है। स्टेप बाय स्टेप अभी हम आगे भी चलेंगे। जब ये चीज़ आप उनको बता देते हैं तो शॉर्ट सा आपका इंटरव्यू ले लेते हैं जिसमें वो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब वो आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें आपकी 3 पिक्चरें लगती हैं, एक 16 यूरो मार्का दा बोलो लगती है और एक मोडेलो 200 आपने फिल करना होता है, वो लगता है जिस बेस पे आपको सजोर भी मिलती है। एक वो अप्लाई करने की एप्लीकेशन होती है जिसे मॉडल पेपर 210 कहते हैं। जब आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू हो जाता है तो इस अब इटली में 2 किस्म की प्रॉब्लम चल रही है। C3 के बाद कुछ सिटी ऐसे हैं जिधर तो वो येलो सजोर नहीं देते और कुछ सिटी ऐसे हैं जिधर वो येलो सजोर दे देते हैं। अब इसे भी हमारे पाकिस्तानियों ने वाइट सजोर का नाम दे दिया हुआ है। हकीकत में वो वाइट सजोर नहीं होती, वो जस्ट एक एप्लीकेशन होती है और अक्सर लोग वाइट सजोर उसको बोलते हैं जो C3 का लास्ट वाला पेपर होता है जिस पे पिक्चर लगी होती है, जिस पे आपका CUI कोड होता है, यानी आपका आइडेंटिफिकेशन कोड शंतिफिका पुलिस की तरफ से जो आपको मिला होता है वो एक आपका कोड नंबर होता है जिस पे आपके फिंगरप्रिंट, आई प्रिंट, हाइट, बालों का कलर, आंखों का कलर सब कुछ महफूज होता है। वो एक कोड होता है जो उस पर लिखा होता है, लेकिन उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि 2 महीने बाद आप लोग इधर लीगल काम कर सकते हो। लेकिन उसको वाइट सजोर नहीं कहते, वो आपका C3 का ही एक जो पेपर है उसका एक हिस्सा होता है। अभी हम लीगल प्रोसेस में ही हैं, ठीक है। जब आप और दूसरे कुछ सिटी ऐसे हैं जिधर 1 साल की भी सजोर मिलती है और 6 माह की भी मिलती है जिसके ऊपर रिकेस्ता ज़ीलो लिखा होता है। अब C3 के दौरान इससे थोड़ा पीछे चलें, जब आप एरोडॉक फिंगर वो आपके लेते हैं पुलिस शंतिफिका वाले और आपके किसी और कंट्री में फिंगर हुए होते हैं तो फिर वो आपको जो मैंने स्टेप बताया इससे थोड़ा हट के स्टेप करते हैं। वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। अगर आपके किसी और यूरोप कंट्री में फिंगर हो, वो C3 के दौरान ही जिस जिस कंट्री में आपके फिंगर होंगे उस कंट्री को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये आप अपना जो असाइलम सीकर वाला आदमी है इसने पहले आपके मुल्क में अप्लाई किया था पॉलिटिकल स्टे के लिए, क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं। अब इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है 3 से 6 माह। अगर 3 से 6 माह के अंदर अंदर वो बोलें ठीक है कि इसने फर्स्ट टाइम इधर स्टे लिया और ये आप हमें वापस दे, तो फिर उन्होंने आपको वापस भेजना होता है। अब इसमें भी 2 स्टेप हैं, या तो वो आपको सजोर दे देते हैं या वो आपको सजोर नहीं देते। अगर आपको सजोर मिल जाती है तो उस पर दुबलिनो लिखा होगा, फिर साथ में वो आपको लेटर भी देंगे कि आपके फिंगर इस कंट्री में निकल आए हैं, लिहाजा आपने 10 दिन बाद हम आपको टिकट देंगे और आपने वापस चले जाना है। नहीं तो आपके पास ये टाइम है, आप इस पर अपील करके अपना केस सस्पेंड करवा के इधर भी स्टे कर सकते हो। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने एक वकील करना होता है। वकील आपने करके उस केस को सस्पेंड पहले तो उसको सस्पेंड करवाना होता है, फिर उसके खिलाफ अपील करके आप इधर स्टे ले सकते हो। जब आपको स्टे मिल जाए जज साहब आपको जो है ना बोलें ठीक है आप वापस ना जाओ, आप इधर स्टे कर लो, फिर उसी बेस पे आपको दोबारा सजोर मिल जाती है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जब आप डुबलिन होते हो। तो अगर तो वो कंट्री वाले आपसे नहीं मांगते, 3 से 6 माह गुजर जाते हैं आपसे नहीं मांगते और ये आपको सजोर नहीं देते, तो फिर दोबारा आप 3 से 6 माह बाद दोबारा पुलिस स्टेशन जाके उनसे अपील करके
बोल सकते हो कि अगर हमारा दूसरी कंट्री वाले जिधर पहले फिंगर थे जवाब नहीं आया तो हमें बराए मेहरबानी सुजोर दी जाए। तो वो फिर आपको सुजोर इशू कर देते हैं जिसके ऊपर नॉर्मल लिखा होगा रिक्वेस्टा अजीलो, और फिर जब आपको वो सुजोर देंगे और आपका जो भी जिस सिटी पे भी मुतलका कमीशन होगा उनको फिर वो मेल कर देंगे कि इसका जो पोजीशन है वो किसी किस्म की इसमें सस्पेंडेंस नहीं लगी हुई, लिहाजा आप इसको अपना कमीशन भेज दें। इधर तक तो बाद में हम कमीशन की बात करेंगे। ये हो गया डबलन की बात आपसे, ठीक है। जब आपका डबलन इस हिसाब से क्लियर हो जाएगा, आपके पास C3 आ जाएगी और आपके पास सुजोर आ जाएगी। नेक्स्ट अब प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट अभी हम भाई 2023 में ही आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ ऐसी कंट्री हैं जिनको उन्होंने सेफ़ बोल दिया है। उसमें पहले पाकिस्तान भी था, लेकिन जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे पाकिस्तान अभी इस सेफ कंट्री में से थोड़ा सा आउट हो गया। अगर तो आप किसी भी सेफ कंट्री में जब आ जाते हैं तो फिर उसी दिन ही C3 के दौरान ही आपको सुजोर नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट कमीशन का पेपर देंगे जिसे कॉन्वोकेशन कहते हैं कि इस उसके ऊपर डेट लिखी होगी कि आप मुतल्लिका कमीशन के सामने जाके अपनी सारी सिचुएशन बताएंगे कि आपने किस वजह से अपनी कंट्री को छोड़ा, जो आपका मेन कमीशन होगा जिसे कमीशन दी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल कहते हैं। जब आपका उधर कमीशन होगा फिर वो कमीशन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी स्टे देनी है, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, क्योंकि याद रखना जो पहली सुजोर आपको मिली है वो टेम्परेरी है। अगर आप सेफ कंट्री में नहीं आते तो फिर एक कमीशन के पास नॉर्मल टाइम होता है 3 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको जो है ना एक कमीशन का लाइटर भेजते हैं जिसे कॉन्वोकेशन कहते हैं, और आप अपने टाइम पीरियड पर जाके उधर आपने कमीशन देना होता है, ठीक है। जब आपका कमीशन हो जाता है तो कमीशन के दौरान आप अपना ट्रांसलेशन नहीं लेके जाते, ट्रांसलेशन भी कमीशन के पास अपना होता है। उसके बाद उधर 3 जजेस होते हैं, एक जो आपका कमीशन सुनते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम एक ही जज साहब को देखते हैं, लेकिन बैकवर्ड पे वो 3 उस बारे में डिसाइड करके आपको उसका आंसर देते हैं, ठीक है। उसमें वो आपसे सब कुछ पूछेंगे जिस वजह से आपने अपनी कंट्री छोड़ी है, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे का इंटरव्यू होगा आपका, वो आपने उनको जो है अपना सच बताना है, तो उस बेस पे फिर आपको डॉक्यूमेंट मिलने होते हैं। ये तो हो गया लीगल प्रोसेस। अब इसमें अक्सर जो है ना जो अभी 2023 में नए कानून डिक्रेतो कूत्रो के बाद जो जॉर्जिया मेलोनी ने अप्लाई किया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। इसमें जो ह्यूमन राइट्स की परमिशन सोजोर्नो थी उसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्शन लग गई हैं क्योंकि वो इजी नहीं मिल रही। उसके अलावा जो लोग इधर आके ये बोलते थे कि हमें अपनी कंट्री में प्रॉब्लम नहीं, हम सिर्फ इकोनॉमिक बेस पे हमने अपना मुल्क छोड़ा है और अच्छे फ्यूचर के लिए इधर आए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले जो लोग ऐसे बोलते थे उनको जो है ना मोटिवो हुमैनिटारिया सुजोरियाँ प्रोटेक्शन स्पेशल काजी स्पेशल इस तरह की सुजोरें मिल जाती थी जो अभी ख़त्म हो गई हैं। अब उन लोगों के साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है कि उनको अपील का टाइम भी नहीं दिया जा रहा कि आप अपील ना करो, क्योंकि उनको जब कोई लोग इस तरह जाके उधर बोलते हैं तो उनको फिर आंसर करते वक्त जूदीचे एक तेरहवीं ने यूज़ कर देता है जिसे फोंदा तेसा कहते हैं, जिस बिना पर आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम होता है, लेकिन वो भी उसको भी आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही आपने उधर मान लिया होता है कि मेरी जान को खतरा नहीं, मैं सिर्फ अच्छे फ्यूचर के लिए आया हूँ, जिस पे वो वर्क नहीं कर सकते क्योंकि कमीशन प्रोटेक्शन इंटरनेशनल सिर्फ इसी वजह से होता है कि आपको सेफ्टी इधर दीजिए क्योंकि आपकी कंट्री में आपकी जान को ख़तरा है। जब भी आप ये अप्लाई कर रहे हो प्रोटेक्शन इंटरनेशनल, याद रखें कि इसी बेस पे आप कर रहे हैं कि आपको अपने मुल्क में खतरा है, तो उसका आपने उनको विद एविडेंस विद प्रूफ स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म हुई, क्या वजह बनी आपने मुल्क छोड़ा, आपने अपने जो हफाजती इदारे हैं उनसे आपने अपील की, दरख्वास्त की, उनसे आपने मदद ली, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके साथ आपकी ये पर्सनल स्टोरी है, किसी के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल उधर जाके खुद अपने बिहाव पे अपने जज साहब को बता दो। अब जज साहब इतने अच्छे होते हैं कि वो आपके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो ऐसा आपको लगता है कि जैसे आप अपने किसी एक दोस्त से आप
बात कर रहे हो और उसे आप अपनी सिचुएशन बता रहे हो। इसमें भी मज़ीद आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि जब हम उधर जाएंगे क्या हमारे साथ होगा, कैसा बिहेव करेंगे, कैसे हमें ट्रीट करेंगे, उधर कौन से क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही लगेगा कि आपको कि आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं। कमीशन आपने बहुत अच्छे तरीके से देना है, उसमें आपने किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जो आपके साथ हुआ है, जो आपके ज़िंदगी में आपके साथ हुआ है, जिस वजह से आपने अपनी कंट्री छोड़ी है, उनको सच बताना है। ये कमीशन हो गया। अब कमीशन के बाद जो है ना, अगर तो आपका जवाब पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको सुजोर मिल जाएगी अजीलो पॉलिटिको, ये भी 5 साल की है, सुसीडियरिया ये भी 5 साल की है। या उसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा केस हुआ जिसमें आपने उनको जो टेम्परेरी आफत वगैरह आई है उस बिना पे हुआ, जैसे जलजला, सैलाब, ऐसी कोई चीज़ें हुई या नेचुरल कोई भी उधर प्रॉब्लम आई हो जिस वजह से हुआ, तो वो आपको एक 6 माह की कालामिता वाली सुजोर है वो देंगे, इन तो प्रोटेक्शन स्पेशल सुजोर दे देंगे। ठीक है। तो अगर आपका कोई मेडिकल इशू हुआ तो फिर आपको वो जो है ना पूरे मेडिको वाली सुजोर दे देंगे, आप अपना मेडिकल इधर इलाज करवा लो जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं। लेकिन अभी हम सिर्फ ये लीगल बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आगे कि कमीशन आने से पहले आपने कौन कौन से मेडिकल कराने हैं जो आपकी कमीशन में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं। ये तो आपका हो गया कमीशन के बाद। अब जब आपका कमीशन नेगेटिव हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है। पॉजिटिव पे तो आपको सुजोर मिल गई, नेगेटिव पे फिर आपके पास 30 दिन का टाइम होता है अपील करने के लिए उस डिसीजन पे जो आपके हक में नहीं आया होता। अब आपको उस पे डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए एक लॉयर की ज़रूरत होती है। अगर तो आपने इन 4 5 6 माह में काम किया और आपकी सालाना सैलरी आपके पास इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो कि वो 11,000 से ऊपर हो, तो फिर याद रखना कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील मिलेगा आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको जो है ना पे करना पड़ेगा। अब इसमें 2 3 ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं मुख्तलिफ़ कंट्री की, मुख्तलिफ़ सिटीज़ की, जैसे त्रिएस्ते हो गया, पादोवा हो गया, पादोवा वाली साइड, त्रिएस्ते वाली साइड, उसके बाद अनकोना वाली साइड, कि इधर जो है ना एंड ऑफ द डे लायर को लिक्विदासियोन यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं मिलते, तो वो अब जिस किसी का भी नेगेटिव होता है वो जो है ना क्लिएंट से पैसे लेते हैं। लेकिन याद रखना, मैं इधर आपको बताता चलूँ कि जब भी आप अपील का अगर आपके पास आपको मौका, मतलब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको अपील करनी पड़ती है, तो ये आपका जो है ना बिल्कुल फ्री होता है, जिसे ग्रातुइतो पात्रोचिनियो का नाम दिया जाता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है इटली में, 50-50 चांस है, कहीं पे फ्री हो रहा है, कहीं पे फ्री नहीं हो रहा। लेकिन ये सब क्योंकि ये भी एंड ऑफ द डे पे ही पता चलता है, जब वो वकील को उधर से गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं मिलते तो फिर वो आपसे लेता है। लेकिन कुछ वकील ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, जो 10-10 15-15 साल से जिनका इन बारे में एक्सपीरियंस है और जिनको पता लग गया हुआ है कि इस केस के हमें पैसे मिलेंगे, इसके नहीं मिलेंगे, तो वो फिर क्लिएंट से पहले ही ले लेते हैं। अब आप आगे अपील पे, रिकोर्सों पे। अपील पे आपने अपील कर दी, अपील करके आपका विद इन जब आपका लायर आपका केस लगा देगा, उसके बाद जो है ना 30 दिन के बाद आपको एक लेटर मिल जाएगा। क्योंकि जो पहली सजोर, इसमें मैं बताता चलूँ इधर कि जो पहली आपकी सजोर थी 6 माह वाली, वो नेगेटिव के बाद उसकी कोई वुकत नहीं रही। ठीक है, वो सजोर ख़त्म हो गई है। अब आपने नई सजोर अपनी अपील की बेस पे लेनी है। ठीक है, जब आपने वकील के पास जाना है, वकील ने केस लगा देना है। केस लगाने के बाद वकील ने आपको एक लेटर देना है जिसे पेंडेंसा कहते हैं, कि जिस बेस पे आपने दोबारा से अपनी सजोर को न्यू करवाना है। फिर आपने वही सेम प्रोसेस करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, 16 यूरो मार्का दा बोलो लेनी है, 3 अपनी तस्वीरें लेनी है और आपने अपनी सजोर अप्लाई कर देनी है वकील के लेटर पे कि आपकी अपील चल रही है। फिर आपको वो दोबारा से उसी 6 माह वाली सजोर दे देंगे। ये तो हो गया आपका लीगल प्रोसेस रिकोर्सों तक। अब इसके आगे मज़ीद इसके भी रिकोर्स होंगे। फिर उसके बाद अगर आपका नेगेटिव होगा तो उसके बाद फिर कोर्टे दी अपेलो में कोर्टे दी अपेलो तो अभी डिक्रेतो में नीति के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि रिकोर्सो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर आपने कासासियोने में जाना होता है। ठीक है, क्योंकि कोर्टे दी अपेलो उन्होंने डिक्रेतो में नीति के बाद ख़त्म कर दी थी। एक तीसरी अदालत होती है जिससे हम फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस करना है। ठीक है।
ये तो सारी बात हो गई थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जिन जो लोग समुंदर की तरफ समुंदर वाली इस साइड से ये लोग सेव करते हैं और ये सारा प्रोसेस उनका था। अब इधर अपने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया वाले जो लोग आते हैं उन्होंने जो अपना एक माइंडसेट बनाया होता है ओपन हज़ील वाला, जो कि बाय एयर भी आते हैं और ग्रीस वाली साइड से या वैसे ज़मीनी रास्ते से जो है ना वो आते हैं, किसी और यूरोप कंट्री से आते हैं। उनके लिए क्या प्रोसेस होता है? उनके लिए प्रोसेस भी सेम ही होता है जो लीगली प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि वो कैंप से आउट होते हैं। अगर तो इनको कैंप मिल जाता है तो वो कास से शुरू होंगे, यानी हॉट स्पॉट वाले उनका प्रोसेस से वो बाहर होंगे, और कास से आगे फिर उनका सेम प्रोसेस ऐसा ही चलेगा जैसे मैंने पीछे बताया कि उनका भी पहले एरोदाक होंगे, पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन के बाद उनकी भी C3 होगी, C3 के बाद उनको भी सजोर मिलेगी। अगर डबलन होंगे तो उनका भी वही प्रोसेस होगा जो मैंने पहले बताया कि डबलन वाला उन पर कानून लागू होगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको जो है ना कमीशन भी वैसे ही आएगा और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और वो उन जो रिहाइश है वो कैंप की यूज़ होगी। अब इसमें दूसरा जो प्रोसेस होता है, जो प्राइवेट या ओपन झील, जो बंदे कहते हैं कि मैंने कैंप वाली नहीं करानी, मैंने बाहर वाली झील करानी है, उन लोगों के लिए ये होता है कि उन्होंने किसी का एड्रेस देना होता है कि वो किस घर में रह रहे हैं। जब वो अपना एड्रेस दे देते हैं तो उनकी भी अजील हो जाती है। किसी भी इटली के किसी भी शहर में आप पॉलिटिकल स्टे ले सकते हैं, हर शहर में पॉलिटिकल स्टे होती है, हर पुलिस स्टेशन, जिधर पुलिस स्टेशन है उधर आप पॉलिटिकल स्टे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ये स्टे काबिल कबूल होगी। फिर उसका मुतलका जो कमीशन होगा वो आपको अवेल करेगा। इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ ओपन झील में कैंप की तरफ से आपने रिहाइश नहीं ली होती, और आपके जो बेसिक अखराजात है असल में उसे उन्हें आप बताना चाह रहे होते हैं कि वो हम खुद अफोर्ड कर सकते हैं और हम जो है ना अलहदा से रह सकते हैं, हमने आपकी बेसिक सहूलियात नहीं लेनी और हमने खुद से सब कुछ नहीं। लीगली प्रोसेस सारा सेम है, उसका भी ये हो गया ओपन झील वालों का। अभी हम आगे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ 3 मॉडल पेपर लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से 3 ऐसे पेपर होते हैं जो आपको वो देते हैं, जिसमें आप 210 मॉडल होगा, C3 होगा और परमिशन सोजोर्नो होगी। वो मैं साथ अभी नेक्स्ट JPG भी ऐड कर देता हूँ और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप अभी हम कवर करेंगे इसके बाद मेडिकल कौन सा आपको होता है और कौन सा आपने मेडिकल करवाना है, और कौन सा मेडिकल अगर आप कमीशन में लेके जाएंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मोडेलो 210 है, जो आपको फिल करना पड़ता है जब भी आप सजोर न्यू करवाते हैं और जब आप फर्स्ट टाइम भी अप्लाई करते हैं। तो ये एक मॉडल पेपर है जो स्क्रीन पे है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। अभी जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं ये C3 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है ये वो होते हैं। इसके लास्ट वाले पेज पे जो है ना आप का वो CUE कोड लिखा होता है। दूसरा ये पेपर आपने संभाल के रखने हैं, ये आपको रिकोर्सों में भी ज़रूरत पड़ेगी और वैसे भी इस पे आपका सारा बायोडाटा लिखा होता है, क्योंकि ये एक लीगल पेपर होते हैं और ये आपने कभी भी लॉस नहीं इनको करना, अपने पास सेव रखने हैं। ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैंने येलो सजोर जैसे पीछे बोला, ये इस तरह की आपको सजोर मिलेगी। येलो सजोर इसकी 2 कापियाँ होती हैं, एक अपनी इमिग्रेशन वाले अपने पास रख देते हैं और एक आपको दे देते हैं। अच्छा जी, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, कस्तूरे से आपको सजोर मिल जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप आपने जाना होता है। जैसे आप ऊपर नाम देख रहे हैं एजेंसिया डेले इंतराते, एजेंसिया डेले इंतराते जाके आपने अपनी सजोर लेके जानी है और उधर आपने अपना कोडिचे फिस्काल बनवाना है। एक तो कोडिचे फिस्काल आपकी सजोर के नीचे भी अगर देखें तो वो भी लिखा होगा, लेकिन आपने एजेंसिया डेले इंतराते लाजमी रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है, ठीक है। वो भी सेम होगा जो आपको आपकी परमिशंस दी सजोर्नों पे लिखा होगा। एजेंसिया डेले इंतराते वाले भी आपको सेम देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सजोर लेके अपना तीसरा सैनिटारिया बनवाने चले जाते हैं तो वो आपको नहीं बना के देंगे, यानी कि वो बोलेंगे पहले जाके आप एजेंसिया डेले इंतराते पे रजिस्टर करवाएं। तो सजोर के बाद पहला स्टेप आपने अपनी एंट्री एजेंसिया डेले इंतराते में करवानी है अपना कोडिचे फिस्काल लेने के लिए। अभी नेक्स्ट मैं कोडिचे फिस्काल की पिक्चर भी लगा देता हूँ, जिस तरह का आपको एजेंसिया डेले इंतराते वाले देंगे। इस तरह का आपको कोडिचे फिस्काल मिल जाता है, ये जिसमें आपका नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ जो है ना लिखी होती है। ऊपर एक बार कोड होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक
तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। यानी इस बेस पे आप अपना जो है ना बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। कोई आपने कंपनी वगैरह खुलवानी है अपने नाम पे तो वो भी आप खोल सकते हैं। मतलब ये एक किस्म का टैक्स नंबर होता है, इस पे आप हर किस्म का इकोनॉमिकली काम कर सकते हैं। तो स्पीड की आईडी भी बन सकती है, इस पे ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक ब्लू कार्ड नहीं आएगा हम जो है ना कोई भी काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक कोडिचे फिस्काल ही है, लेकिन सिर्फ ये पेपर पे है, प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। जब आपका ये बन जाएगा फिर इसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने किसी भी सर्विस या कूप में चले जाना है, जिधर जाके आपने तीसरा सैनिटारिया यानी अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है और अपना एक फैमिली डॉक्टर आपने सेलेक्ट कर देना है। हर सिटी में, हर जिधर आप रह रहे हैं अपनी आपकी रिहाइश के मुताबिक आपको वो आपका एक फैमिली डॉक्टर दे देंगे। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो इस तरह का आपको तीसरा सैनिटारिया मिल जाता है। फिर सर्विस कूप से इसमें सिंपल आपका ऊपर कोडिचे फिस्काल लिखा होता है, सेम वही जो आपकी सजोर पे है और जो आपने जनरल इंतराते से मिला है। और इस सिस्टम में नोमे कनियों में लोगो दी नाशिता जो आपका प्रोविंचा होगा यानी जिस सूबे में आगे वो होगा, और दाता दी इसका densa होगा। इस साइड पे आपका सिस लिखा होगा, मस्किल फेमिनिल जो भी, और बैक साइड पे भी इसकी सेम ये आपकी दाती होगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसे सर्विस के कूप है, ये आपको उसी टाइम स्टम्प कर देते हैं और बाद में ये बाय पोस्ट आपके घर आना होता है। इसके अलावा एक और भी पेपर होता है जो इस क्रिस्टियन सैनिटारिया में आपको दी जाती है आपके फैमिली डॉक्टर की, जिस पे उसकी टाइमिंग लिखी होती है, उसका फ़ोन नंबर लिखा होता है, उसका नेम लिखा होता है, अपॉइंटमेंट लेके जाना है या किस जगह फ्री जाना है, सारी आपके जो फैमिली डॉक्टर होगा उसकी टाइमिंग वगैरह सब लिखी होगी। अभी हम देखेंगे कि जब आप इटली में आ जाते हैं आप ने अपना कौन कौन सा मेडिकल करवाना है और कौन सा मेडिकल आपको कमीशन में, यानी आपने कौन से ऐसे अपने टेस्ट करवाने हैं जो कमीशन में आपको के लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, और कौन सा मेडिकल टेस्ट आपने मस्ट इधर करवाना ही करवाना है, यानी चेक करने के लिए कि आपकी मेडिकल सिचुएशन कैसी है। उसमें मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको वो सब मेडिकल वो सब जो टेस्ट वगैरह उनके नाम बताऊंगा और वो आपने लाजमी करवाना है, उनको सेव करना। और वैसे भी ये करवाने चाहिए क्योंकि जिस कंट्री से गुज़र के लोग ज़मीनी रास्ते से आते हैं या समुंदर वाले रास्ते से आते हैं और उनको ये जो बीमारियां होती हैं ये लग जाती हैं और इनके जो सिम्टम है वो कुछ देर बाद पता चलता है, और ये लाजमी आपको करवाने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप उनके नाम भी फिर उनके बारे में बताता हूँ, फिर उसका आपको बताता हूँ कि इसका कैसे आपने इनको आगे से इनको ले के चलना है, और फिर आपने इनको कमीशन में कैसे आपने जब आपका कमीशन होगा आपने इसको सबमिट करवाना है। अच्छा, आपका जो है ना मेडिकल कार्ड बन गया, आपको आपका फैमिली डॉक्टर मिल गया, तो आपने अब आपने वो अपने मेडिकल टेस्ट करवाने हैं जो आपको कमीशन में हेल्पफुल होंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इनके आपको नेम बताता हूँ। तो आपने ये मेडिकल टेस्ट जो है ना अपने लाजमी करवाने हैं। एक तो हेल्पफुल है कमीशन के लिए, और दूसरे आपकी सेहत के लिए भी ये अच्छे होंगे क्योंकि आप उन कंट्री को क्रॉस करके आते हैं जिन कंट्री में ये जो है ना बीमारियां ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले तो आपने अपना ब्लड टेस्ट कम्प्लीटली करवाना है, जो कि इनकी मिनिस्टेरो देला सलूते ने भी ओब्लिगाटोरियो किया हुआ है कि जो लोग भी रेफ्यूजीज़ इधर आके पॉलिटिकल स्टे लेते हैं इनके लिए ये टेस्ट करना लाजमी है। पहले 6 महीने तो ये बिल्कुल फ्री होंगे, ठीक है। पहले 6 मंथ आपके जो है ना मेडिकल कार्ड पे बिल्कुल फ्री होंगे। अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर भी आप इनसे एक एजेंसियों ने लेके तो फिर भी आप फ्री में टेस्ट करवा सकते हैं। आपने फ़र्स्ट अपना एग्ज़ाम कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट के साथ ही आपने अपने फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है। आपकी जो चेस्ट के एक्सरे आपने करवाने हैं, ठीक है, जिससे RS तोराचे कहते हैं। उससे क्या पता चलेगा, ब्लड टेस्ट से तो आपका सारा पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में क्या ऐसी कोई मेजर बीमारी तो नहीं जिसका बर वक्त इलाज किया जाए, और वही अगर कोई ऐसी बीमारी शो हो जाती है जैसे हेपाटाइटिस C वगैरह की, तो आपका
आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेस पे भी जो है ना कूरे मेडिको वाली सजोर मिल सकती है, और ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छा, RX तो राचे कराने के बाद आपने मुतलका उधर इजेने पब्लिको ऑफिस होते हैं जिनसे ये वैक्सीन वगैरह, टेटनस के इंजेक्शन और किस्म की मेजर बीमारियों का जो है ना वो बायोलॉजिकल तरीके से जो भी वैक्सीन वगैरह है उनका ना ऑफिस होता है, उधर आपने चले जाना है। उधर आपने एक इंजेक्शन लगवाना है जिसे मन टू कहते हैं, सही है। वो आपकी किसी भी बाजू की कलाई पे लगाएंगे, ऊपर वाले हिस्से पे। तो 48 घंटे बाद दोबारा आके उसने आपका चेकअप कराना होता है। इससे पता चलेगा तुबरकुलोज़ का, ठीक है। याद रखना कि अगर किसी बंदे को तुबरकुलोज़ निकल आए तो उस बेस पे भी जो है ना कूरे मेडिको वाली सजोर मिल सकती है और प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट सजोर भी मिल सकती है, क्योंकि उस बीमारी का भी इलाज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया कंट्री में नहीं है। तो इस वजह से उसका इलाज अगर आप इधर कराएंगे तो आपको वो भी उसके लिए भी आपको सजोर कमीशन दे देगा। अब अगर आपको तुबरकुलोज़ निकल आए तो याद रखना कि इसका जो प्रोसेस होता है कंप्लीट करने का मेडिकल का, वो तकरीबन जो है ना 6 से 7 माह और 8 माह भी लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसका भी आपने जो है ना बाकायदा उस प्रोसेस को भी लेके चलना होता है। अच्छा जी, जब आपके ये सारे मेडिकल हो जाएंगे, इस पे अगर तो आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी वगैरह निकल आती है तो आपने उसका प्रॉपर इलाज करना है। अगर नहीं निकलती तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और आपने अपना जो है ना अपने आप पे इंटीग्रेशन पे अब आपने तवज्जो देनी है जी। ये सेकंड ऑप्शन है जो आपकी हेल्पफुल होगा। अगर तो आप इसमें अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसे इटालियन में इंटीग्रेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए, मेडिकल कार्ड बन गया, मेडिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपने मेन जो प्रोडक्ट जो मेडिकल हो सबसे ज़्यादा इसे अहम समझ लें, जिस पे अगर आप ऐसा करेंगे कि आपको तकरीबन 99% जो है ना डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उम्मीद ही नहीं होना, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने किसी भी चिपी या स्कूल में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। आपने लैंग्वेज कोर्स करना है, A0, A1, A2 अगर आप कर सकते हैं तो तिरसा मेरिया तक भी आप लाजमी पढ़ें। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी CV अच्छी बन जाएगी, आपको लैंग्वेज आ जाएगी, आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। कल को आप जब कमीशन में जाएंगे कि अगर आपको पता लगे कि कोई ट्रांसलेशन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो नहीं आपकी सही ट्रांसलेशन कर रहा, तो आप उसको रोक सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साबित होती है, ठीक है। अब आपने लैंग्वेज भी सीख ली, लैंग्वेज की तरफ भी आप आगे तिरसा मीडिया भी चले गए। अगर आप पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे हैं तो कोशिश करें कि आप इधर अपनी स्टडी शुरू कर दें, ठीक है। अभी इधर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई पीछे, जब आपको सोजोर्नो मिल जाती है अगर, तो आप किसी कास्ट प्रोजेक्ट में तो कोशिश करें आप रेजिडेंस कार्ड अपना लाजमी बनवाएं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं रेजिडेंस कार्ड के आपको फ़ायदे बताने लगा हूँ। जब आपका रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा तो जिस दिन से आपका रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा उस दिन से आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी, जिसे बोलते हैं नेशनैलिटी की, ठीक है। तो रेजिडेंस कार्ड का अब एक फ़ायदा ये होगा कि जब आपका रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा, आपके पास 6 माह की सोजोर है, तो आप फिर जो है ना किसी भी इधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में आपने कुछ पढ़ा हुआ, चंद क्लासें आपने पढ़ी हुई हैं कि आप इधर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग ये रख सकते हैं उनको लाजमी रखना चाहिए। कैंप के अंदर रहते भी आप कर सकते हैं, कैंप से बाहर भी कर सकते हैं, आपके पास फुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इधर एज लिमिट नहीं है। जब आपका दिल करे आप पढ़ लें। दूसरा आपको मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए जो भी बंदा स्टडी करके आता है वो इधर डिप्लोमेटिक तरीके से उसे हैंडल किया जाता है और वो इधर उसको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपने इंटर किया, इंटर के बाद आप इधर पढ़ सकते हैं। आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद आप इधर पढ़ सकते हैं। आपने मिडिल किया, मिडिल के बाद आप इधर से पढ़ सकते हैं, मिडिल से आगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना चाहिए। आप टेक्निकल शोबे में किसी में हैं, आपको टेक्निकल शोबे में जाना चाहिए। दूसरी बात ये इधर ये भी एक इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा आपका हेल्पफुल होगा आपके कमीशन के लिए, सही है।
दूसरा, जब आपने लैंग्वेज भी सीख ली, आपको स्किल वर्क सीखना चाहते हैं, आप स्किल वर्क की तरफ चले जाएं। उसके बाद लैंग्वेज के बाद आप के पास अगर कोई काम नहीं है, आप खास प्रोजेक्ट में रह रहे हैं, तो कोशिश करें आपका अपना साथ ड्राइविंग लाइसेंस शुरू कर दें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक वो वाहिद चीज़ है इटली में जिसमें आपको एक अच्छी खासी कोई भी जॉब मिल सकती है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो। ठीक है, ड्राइविंग बेस पे सिर्फ। दूसरा, अगर आप स्टडी की तरफ जाते हैं तो फिर आप अपनी स्टडी पे ही तवज्जो दें, क्योंकि 2-3 साल अगर आपने इटली को दे दिए तो उसके बाद आपकी लाइफ सेटल है, फ्यूचर आपका सिक्योर है, क्योंकि जब आपने स्टडी कर लेनी है तो फिर आपका इधर फ्यूचर सिक्योर है। दूसरा, फैमिलीज़ वालों के लिए ये जो सामने आप पिक्चर दे रहे हैं रेफ्यूजी राइट्स, ठीक है, इस पे ये है कि आपके बच्चे स्कूल पढ़ सकते हैं, आपको घर मिल सकता है, आपको एक अच्छा जो है ना इनकी फोंदो करेंसी जो होती है उस पर आपको थोड़े से पैसे आप पे इन्वेस्ट करके आपको काम सिखा देते हैं। दूसरा, अगर आप वापस घर जाना चाहें आपको ये घर भी बेच सकते हैं, इनका एक फोंदो होती है उस पर। दूसरा, आप अपना मेडिकल इधर आपका फ्री करवा सकते हैं। तीसरा, आप जो है ना यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आपकी जो है ना इसकी ट्रिब्यूनल अदालत वगैरह आपके लिए फ़्री है, वही जो मैंने पहले पीछे बताया था कि ग्रातुइतो पात्रोचिनियो में। लेकिन अगर आपका रेडितो काम है तो फिर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से वकील मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई और केस है, अगर आपने कोई और किसी किस्म का राइट लेना है, ठीक है। दूसरा, आप जो है ना स्टडी कर सकते हैं, रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, पतेंते ले सकते हैं, अगर आपको स्टेटस मिल सकता है असिलो पॉलिटिको का तो आप इनकी पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना राइट्स और भी हैं मज़ीद, ठीक है। ये तो होगा, क्योंकि बेसिक आपने अपनी तवज्जो देनी है इंटेग्रेशन में, ठीक है। इंटेग्रेशन वो वाहिद चीज़ है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो वो आपकी हेल्पफुल इस तरह से होती है कि आपको फिर तो डॉक्यूमेंट ना मिलने के चांस ही कोई नहीं, सही है। लेकिन सिर्फ आप अपनी इंटेग्रेशन पे तवज्जो दें, क्योंकि आप इधर इसके माहौल में आ गए, आपने अब इटली के माहौल में ही रहना है तो जैसे है। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आप अपना दीन छोड़ दो, नहीं, लेकिन इंटेग्रेशन ऐसा करो कि आप अपना लैंग्वेज में आपको अबूर हासिल हो। दूसरा, आप इधर के आपको राइट्स पता हों। मेन यही बात है, मेन बात सिर्फ लैंग्वेज की है। जब आपको लैंग्वेज आ जाएगी तो आपको सब आपकी जो है ना हर चीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अब बात करेंगे कि इटली में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, जिस पे मैं सबको बोलूँगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको कम से कम एंट्री के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसको पुराना इसका नाम स्प्रार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसे स्प्रार के नाम से जानते हैं। फिर इसकी मुख्तलिफ जो है ना अभी इसकी चेंजिंग होने के बावजूद अब जो इसका नाम जा रहा है वो साई के नाम से जा रहा है, लेकिन पुराने नाम को इसको स्प्रार भी कहते हैं। इधर आप डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट अभी नहीं मिले तो आप इन प्रोसेस हैं, यानी आपका अभी रिक्वेस्टा ज़ीलो वाली आपके पास परमिशन सोजोर्नो है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रार प्रोजेक्ट स्पेशल जो ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टेबल आपको जिसे बोल रहे प्रोजेक्ट है, क्योंकि कास्ट टेम्परेरी प्रोजेक्ट है। स्प्रार स्टेबल प्रोजेक्ट है जिसने रहना ही रहना है, क्योंकि ये सिस्टेमा दी प्रोटेक्शन ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको फंडिंग होती है। अब इसमें लोगों की इंटेग्रेशन के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है। अब इंटेग्रेशन का पैसा ये दो जगह पे लगाते हैं, एक तो आपकी स्टडी पे लगाते हैं और दूसरा आपको स्किल वर्क सिखाने पे लगाते हैं। दोनों जगह पे जिधर आपका माइंडसेट हो आप उसका स्टेप लेके फॉलो कर सकते हैं, और यही वो प्रोजेक्ट है जो आपको काम भी लगवाता है, और यही वो प्रोजेक्ट है जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेने में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग इटली में आ जाते हैं तो आपको रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम बनती है कि आप किसी वजह से आपका कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई लीगल मेडिकल लेगाल का मसला बन जाता है, या आप जिस वजह से आपने अपनी कंट्री से को छोड़ के आए होते हैं और आप इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, तो जब ये आपसे बातचीत आपका इंटरव्यू करते हैं तो फिर अगर इनको पता लग जाए कि इस बंदे का मेडिको लेगाले होना चाहिए, कि ये भी एक ऐसी मेडिको लेगाले वाली सर्टिफिकेट की भी एक शिक है सर्टिफिकातो की मेडिको लेगाले आपको
आपको कोई सर्टिफिकेट तो दे देता है, इधर लिख देता है, तो फिर 100% आपको कमीशन से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और यही वो प्रोजेक्ट है एस्प्रार वाले जो ये भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वैसे तो मेहदी को लेगा इधर विज़िट बहुत महंगा होता है, ठीक है, कम अज़ कम 500 से 1000 यूरो से ऊपर उसकी फ़ीस होती है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में होंगे तो मेहदी को लेगाले भी आपका बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाले ही आपके एस्प्रार प्रोजेक्ट वाले भी आपकी हेल्पफुल होते हैं। उससे क्या होता है, उससे अगर आपके मुल्क आपकी जान को ख़तरा नहीं है लेकिन आपके ऊपर कोई ऐसा तशद्दुद हुआ है जिस वजह से आ गए हम, तो फिर भी ये उस बेस पे भी आपकी प्रोटेक्शन स्पेशल लेने में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद एस्प्रार प्रोजेक्ट में ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद भी ये आपकी फ़र्स्ट जिससे हेल्पफुल है वो करते हैं कि आपको घर भी ढूंढ के देते हैं अगर आपने प्रोजेक्ट से आउट होना हो तो, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है इधर मामला ऐसे हैं कि रेंट पे घर नहीं मिलता, फिर यही प्रोजेक्ट वाले आपको रेंट पे घर भी ढूंढ के देते हैं। उसमें भी आपको आपके लिए हेल्पफुल होता है और ये बहुत बड़ी हेल्प है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इटली में कि रेंट पे बहुत मुश्किल से घर मिलते हैं। दूसरा ये है कि एस्प्रार प्रोजेक्ट में फिर आपके लिए वैकेंसीज़ आती हैं, ठीक है, डायरेक्ट मिनिस्टेरो देल इंटरनो की तरफ। अगर आप इधर से अच्छे आपकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही होती है, क्योंकि ये हर 6 महीने बाद आपकी प्रोग्रेस मिनिस्टेरो देल इंटरनो को भेजते हैं। अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही होती है तो फिर आपको मुख्तलिफ इनकी डिप्लोमेटिक एरिया में भी आपको काम मिल सकता है, जैसे कि बहुत से अफ़गानिस्तान के लोग ऐसे हैं, जो एरिथ्रिया के लोग ऐसे हैं, सोमालिया के लोग ऐसे हैं कि जो फिर इस मिनिस्टेरो के साथ इनके डिप्लोमेटिक एरिया में काम करते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके इंटीग्रेशन में ही डिपेंड होगा कि आप किस किस्म की इधर अपने आप को प्रूव करते हैं। अब इस वीडियो का इख्तिताम इधर इस प्रोजेक्ट पे ही करते हैं। नेक्स्ट मज़ीद वीडियो आप जैसे जैसे आप कमेंट्स में बताएंगे कि किस बेस पे क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस पर फिर मज़ीद डिटेल पे वीडियो बना देंगे।